जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है? या बोर्ड आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा है? मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा ताकि काम को हम आगे लेके चल सकें। जी, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है? ठीक है जी। हम फोर्स पे हम लोगों ने डिस्कशन की और काफ़ी डिटेल डिस्कशन हम लोग हमारी हुई उससे जो कि कूलम फोर्स इज़ अ म्यूचुअल फोर्स, यानी अगर दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, तो चार्जेस सप्लाई कर रहे होते हैं। आज हम लोगों ने बात करनी है इफेक्ट ऑफ मीडियम पे। इफेक्ट ऑफ मीडियम। क्या बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है आप लोगों को? बताइएगा मुझे। जी, एनीवन? बोर्ड क्लियर है। देखो, आप लोगों को जिनको इशू आ रहा होता है ना, ऑनलाइन क्लास को ले रहे हो, किसी ऐसी जगह पे आप लोग मौजूद हो जहाँ पे आपके सिग्नल जो है वो प्रॉपर आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे वॉइस के साथ साथ वीडियो कॉल और वीडियो का बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी होता है। ठीक है जी। अब मुझे बताइएगा, क्या बोर्ड क्लियर है आप लोगों को? एनीवन? ठीक है। अगर वीडियो क्लियर, देखो ये मिले जुले मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं बिल्कुल क्लियर है, कुछ कह रहे हैं कि वीडियो पॉज हो रही है। तो इसका मतलब है कि अगर मेजोरिटी कह रहे हैं कि वीडियो ठीक आ रही है, इसका मतलब है कि फिर उनके एंड पे इंटरनेट का इशू है, कुछ को थोड़ा सा चेक करो आप लोग। बहरहाल, हम लोग कल बात की थी हम लोगों ने कि जब दो चार्जेस के दरमियान, एक ये चार्ज था, एक ये चार्ज था, जिनके दरमियान डिस्टेंस आर रखा था और इनके दरमियान फ्री स्पेस थी, उसके Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसे हम लोगों ने कहा था, इसे कह देते हैं वैक्यूम, यानी जब दोनों चार्जेस के दरमियान किसी भी किस्म का कोई मटेरियल मीडियम आपने नहीं रखा हुआ वैक्यूम में, तब हमारे पास ये फोर्स आएगी। अगर क्या करें कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान ये Q1 Q2 इन दोनों चार्जेस के दरमियान अगर कोई मीडियम रख दिया जाए, और इस मीडियम की कुछ ना कुछ परमिटिविटी होगी, उसे हम लोग बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन मीडियम। और याद रखिएगा, जब वैक्यूम नहीं था, जब वैक्यूम था, कुछ भी नहीं था, तब कितनी फोर्स ट्रांसमिट हो रही थी, और जब उसे आपने नाम दिया था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और जब आपने मीडियम रखा तब मीडियम कितनी फोर्स को ट्रांसमिट करेगा, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इन दोनों का जो आपस में रिलेशन होता है रिलेटिव, यानी अगर मैं बात कहूं कि जी जब वैक्यूम था तब कितनी परमिशन थी और जब मीडियम है तब कितनी परमिशन है,
दोनों की एक दूसरे के लिहाज से वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है, उसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ आई बात की। और याद रखिएगा, बहुत अहम एमसीक्यू है एक, ऑल relative quantities except relative velocity are unitless and dimensionless। जितनी भी रिलेटिव क्वांटिटीज हैं सिवाय किसके, रिलेटिव वेलोसिटी के, वो क्या है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होती। यहां से अगर आप, ये एमसीक्यू के लिए अहम पॉइंट है, यहां से अगर आप परमिटिविटी ऑफ मीडियम को सेपरेट करो, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। यही वजह है कि रिलेटिव वैल्यू, रिलेटिव परमिटिविटी है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि मैंने पॉइंट बता दिया कि जितनी भी रिलेटिव क्वांटिटीज होती है सारी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, अगर मैं मीडियम प्लेस करता हूं तो भाई मीडियम के प्लेस करने से, मीडियम मीडियम के प्लेस करने से क्या फर्क पड़ेगा, इस चीज को देखना है आप लोगों को। फॉर के पे क्या फर्क पड़ेगा, आप लोगों ने पढ़ा ना, के बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही है ना। और अगर मैं के मीडियम की बात करूं तो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम। तो के मीडियम क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, क्योंकि यही आया ना आपके पास एप्सिलॉन मीडियम। और के मीडियम किसके बराबर आ गया, इस सारे को आप के कह दो, के ओवर एप्सिलॉन आर। समझ आ गई बात की। फोर्स क्या बनेगी, एफ मीडियम के मीडियम Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, एफ मीडियम इज इक्वल टू के ओवर एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और ये सारा फैक्टर तो, ये तो एफ वैक्यूम नहीं था, एप्सिलॉन आर। इज इट क्लियर? और याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर अदर देन एयर और वैक्यूम is always greater than यूनिटी। बहुत अहम पॉइंट है ये भी, कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू किसके, एयर और वैक्यूम के अलावा हमेशा 1 से ज्यादा होती। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 है
अब देखिएगा एमसीक्यूज कैसे बनेंगे। इसे मैं इस तरह लिख सकता हूं, एप्सिलॉन आर की तो ले जाऊं के ओवर के मीडियम, इसे भी इस तरह लिख सकता हूं, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम। समझ आ गई बात? क्या, जरा गौर से देखिएगा क्या वैल्यू आएगी जी। और यहां से भी मैं, ठीक है, अच्छा देखिएगा, अब मैं तीनों लिहाज से डिस्कस करूंगा, तीनों लिहाज से डिस्कस करूंगा। अगर मैं बात करूं के की, के ओवर के मीडियम ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है के, क्या मतलब, जब आप मीडियम प्लेस करते हो तो मीडियम के प्लेस करने से के की वैल्यू पहले से कम हो जाएगी। ये हो गया। फिर आल्सो एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम, एफ वैक्यूम एफ मीडियम, क्या मतलब कि प्लेस करने से, डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करने से के की वैल्यू पहले से कम होगी। के की वैल्यू कम होने का मतलब चार्जेस के दरमियान फोर्स भी पहले से कम हो जाए। कितनी फोर्स कम होगी? जितनी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हुआ करेगी, फोर्स उतने गुना कम हो जाती है। यही आ रहा है ना। अगर मैं कहता हूं रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, ठीक है, अगर मैं कहता हूं रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब है जितनी फोर्स तब थी जब चार्जेस के दरमियान कुछ नहीं था, उससे 2 गुना कम हो जाएगी, यानी आधी हो जाएगी। अगर मैं कहता हूं रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितनी फोर्स चार्जेस, जितनी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होगी उतने गुना कम हो जाया करती है। क्लियर हो गया? समझ आ गई बात की? अच्छा, अब यहां पे दो एमसीक्यू होंगे। नंबर 1, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर में बी, ऑप्शन ए 0.2, ऑप्शन बी -5, ऑप्शन सी 0. ऑप्शन डी। जी, कौन सी ऑप्शन हो सकती है? कोई रीजन बताएगा? हाँ जी, एनीवन, कोई रीजन बताएगा जी? जी गुड। याद रखिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर आएगी। 1 की केस में होनी है, ये भी नहीं होगी, ये नेगेटिव में, नेगेटिव में कभी हो नहीं सकती, ये भी 1 से लेस है, ये भी नहीं हो सकती, तो फिर यहाँ पे एक ही पॉसिबल आंसर है, दैट इज ओनली 8। एक और एमसीक्यू देखिएगा, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस
in the presence of medium having relative permittivity epsilon r equals to 5 is 20 Newton. The force between will be okay, what will be the force between the charges when dielectric is removed. ठीक है, ऑप्शन ए, हाँ जी, 4 न्यूटन, ऑप्शन बी 100 न्यूटन, ऑप्शन सी 20 न्यूटन, ऑप्शन डी none of these. हाँ जी, कोई बताएगा? जी, क्या आएगा? 100 न्यूटन ऑप्शन आ रही है जी, बी बीटा ऑप्शन के बारे में ज्यादा सही है। चलें देखिएगा जरा इसका, अब देखिएगा आंसर कैसे आएगा। इसका सॉल्यूशन मैं यहां पे करवा रहा हूं। देखो फार्मूला ये ना आपके पास, एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर। एफ वैक्यूम और जब मीडियम था तो फोर्स कितनी है 20 और ये कितना है 5, इसका मतलब है एफ वैक्यूम किसके बराबर आ गया 100 न्यूटन। यानी मैं ये कह सकता हूं, देखो दो लिहाज से क्वेश्चन को डिस्कस हो रहे। अगर मैं कहूं जी कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स 100 न्यूटन है जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था, और जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम 5 किया तो फोर्स 5 गुना कम होके 20 होगी। और अगर मैं उसी डाइलेक्ट्रिक को निकाल दूंगा तो जितने गुना फोर्स पहले कम हो रही थी अब उतने गुना फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा हो। यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लगाने से फोर्स कम होगी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को निकालने से फोर्स ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमें इंफॉर्मेशन किस चीज के बारे में देता है? अगर आप यहां से देखो ना, एक चीज यहां से आप ऑब्जर्व करना शुरू करो तो आप कहो जी इसी चीज को मैं अगर अप्लाई कर दूं यहाँ पे, मैंने तो कहा कि रिलेटिव परमिटिविटी तो हमेशा 1 से ज्यादा होती है, तो इसका मतलब है एप्सिलॉन मीडियम ओवर एप्सिलॉन नॉट 1 से ग्रेटर। इसका मतलब है एप्सिलॉन मीडियम ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। इसका क्या मतलब होगा? अब यहाँ पे तो आप लोगों ने कहा कि मीडियम के अप्लाई करने से फोर्स कम हो रही है, के की वैल्यू कम हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मैंने कहा था कि परमिटिविटी होती है, इसका मतलब है मीडियम लगाओगे तो परमिटिविटी तो बढ़ गई ना। और परमिटिविटी बढ़ने का मतलब क्या है? परमिटिविटी के बढ़ने का मतलब क्या होगा कि फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रही है। लेकिन यहाँ पे तो आप कहते हो जी फोर्स कम हो रही है, तो फिर क्या मतलब इसका? अब जरा गौर से समझिएगा जी, बता रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है। बच्चे बार बार क्वेश्चन पूछने से डाइलेक्ट्रिक क्या होता है।
याद रखिएगा एक इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, जो दो चार्जेस के दरमियान रखा जाए एज एन इंसुलेटर, उसे डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। लेकिन याद रखिएगा हर इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता। हाँ, हर डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर हो, डाइलेक्ट्रिक हमेशा वो होता है जिसकी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती हो, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल जो यहाँ पे रखा जाएगा उसे डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे मैं आ रहा था कि भाई ये तो बता रहा है परमिटिविटी बढ़ रही है, और आप कहते हो परमिटिविटी बढ़ रही है लेकिन फोर्स कम हो रही है। अच्छा, अब याद रखना है आप लोगों ने, हमेशा हमेशा याद रखना है, एक बात याद रख लीजिएगा, और वो ये कि इस रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है लाइंस ऑफ फोर्स को एब्जॉर्ब करना। जितनी ज्यादा लाइंस एब्जॉर्ब होंगी, ट्रांसमिट उतनी कम होंगी, और जितनी लाइंस कम एब्जॉर्ब होगी, ट्रांसमिट उतनी ज्यादा होगी। याद रखिएगा, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब ये होगा कि वो ज्यादा लाइंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बहुत कम लाइंस को ट्रांसमिट कर रहा है, यानी फोर्स जो ट्रांसफर हो रही है, और क्या होगा, वो कम लाइंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, ज्यादा लाइंस को ट्रांसमिट कर रहा है, जिसकी वजह से फोर्स ज्यादा इंप्लीमेंट हो रही है। इज इट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिएगा। क्या बात कही मैंने? रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या होगा, ज्यादा फोर्स जो है, और रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है कि बहुत कम फोर्स लाइन ऑफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, ज्यादा को ट्रांसमिट करता है। यही वजह है कि जो मेटल्स होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, उनकी दिशा लाइंस को गुजर नहीं देते। लिख लीजिएगा, ये पॉइंट बहुत अहम पॉइंट है जी। क्या? कंडक्टर्स और मेटल्स हैव इन्फिनिट कैसा लिखो, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यानी कंडक्टर्स और मेटल्स जो होती हैं उनके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिट हुआ करती है। इज इट क्लियर? ठीक है जी। अब एक आधा एमसीक्यू करवा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हवाले से ही, और फिर आगे चल रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो जी। लास्ट वाली बात मैंने ये बताई कि जितनी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब ये होगा कि उस मटेरियल की लाइंस ऑफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ज्यादा है। यानी अगर मैं कहूँ ना कि ये रिलेटिव परमिटिविटी है, मैं कहता हूँ ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। जब इसके दरमियान में मीडियम रखूंगा तो इनके दरमियान जो लाइंस ऑफ फोर्स है उन्हें ये एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, और बहुत कम लाइंस एक दूसरे को ट्रांसमिट होंगी। जितनी एप्सिलॉन आर की वैल्यू ज्यादा होगी, तो क्या होगा, ज्यादा लाइंस को एब्जॉर्ब करेगा, बहुत कम लाइंस को ट्रांसमिट कर रहा होगा। और जितनी एप्सिलॉन आर की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा लाइंस को वो क्या कर रहा होगा, ट्रांसमिट कर रहा होगा, और बहुत कम लाइंस को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। इज इट क्लियर? जी, एमसीक्यूज का मैंने क्या बताया था कि पहला तो ये था जी कि बताएं एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या हो सकती है, तो इनमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। दूसरा ये था कि अगर चार्जेस के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है और उस वक्त फोर्स 20 न्यूटन है, और अगर उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को निकाल दो तो तब फोर्स कितनी होगी, तो वो ये सोल्यूशन करवाया था मैंने। एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर, एफ वैक्यूम ओवर 20 इक्वल्स टू 5, सिंपलीफाई किया तो 100 न्यूटन आ गया। जी, मेटल्स के केस में डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं,
इन्फिनिट होती है उसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि वो सारी की सारी लाइंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, गुजर ही नहीं देता। यही तो वजह हम कहते हैं कि मेटल में से इलेक्ट्रिक लाइंस पास नहीं कर सकती। और आप लोगों ने पढ़ा तो था, गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन यही थी कि अगर आप किसी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड के असरात से बचाना चाहती हो तो कि मेटल का बॉक्स ले लो, उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट को रखो तो ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये था हमारा, यहाँ तक पहुंचे हमारे, यहाँ पर आके हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट हुआ कूलम फोर्स का। दोबारा सुन लो, क्वेश्चन आएगा सर केवल एमसीक्यू बता दें। बेटा आप लोगों को ना एक चीज याद रखिएगा, आप लोगों को इसका लिंक मिल जाता है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है और इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। वो सर ने कल भी शेयर कर दिया था, आज भी कर देंगे। तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। 1 वैक्यूम और एयर के केस में 1 होती है, इसके अलावा हमेशा 1 से ग्रेटर होगी। इसका मतलब है यहाँ पे वैल्यू 1 से ग्रेटर वाली तो सिर्फ एक ही है, कौन सी? 8। तो फिर यही डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा एप्सिलॉन आर की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं जी किस पे? इलेक्ट्रिक फोर्स पे। एक चीज याद रखिएगा, मेरा जो काम करवाने का तरीकाकार होता है ना, मैं चीजों को हमेशा कंपैरिजन पे लेके चलता हूँ। और उस कंपैरिजन के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, अब जिस तरह हम लोग डिस्कस करेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। हाँ जी, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड कोई बताएगा आप में से? अच्छा, ये तो आपने उसकी प्रॉपर्टी बता दी ना, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। पहले मुझे बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या? ये तो आपने उसकी एक प्रॉपर्टी बता दी कि ये कंजर्वेटिव फील्ड होता है। ठीक है, बिल्कुल होता है कंजर्वेटिव फील्ड, लेकिन ये तो बताओ कि ये है क्या? हाँ जी, ग्रेविटेशनल फील्ड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। जमीन हर ऑब्जेक्ट को क्या कर रही होती है? अपने सेंटर की तरफ खींच रही होती है। द फील्ड विद विच अर्थ अट्रैक्ट, ठीक है, ठीक है, विच अट्रैक्ट्स द बॉडी, ठीक है। अच्छा, फील्ड हम लोग बोलते हैं, सुनिएगा आप जरा गौर गौर कीजिएगा। फील्ड हम लोग बोलते हैं एक रीजन को, एक स्पेस को, एक इलाके को, एक एरिया को, जहां तक उसका इफेक्ट हो सकता हो। समझ आई बात? जमीन के इर्द गिर्द वो जगह, वो इलाका, वो एरिया, वो स्पेस जहां तक जमीन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सके, या दूसरे अल्फाज में कह सकते हो जहां तक जमीन की ग्रेविटी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक्ट करे और उसे अपनी तरफ खींच सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात की? तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? जमीन के इर्द गिर्द वो जगह, वो इलाका, वो स्पेस जहां तक जमीन की ग्रेविटी एक्ट करेगी किसी ऑब्जेक्ट पे और उसे क्या कर लेगी? अपनी तरफ खींच लेगी। इसी तरह अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अब आपको पता है ना। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइएगा, जब आपने ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस करना हो तो आप किसका सहारा लेते हैं? या ग्रेविटेशनल फील्ड को चेक करना हो तो कैसे चेक किया करते हैं? जी, मैथ से, गुड। याद रखिएगा,
जब भी आपने ग्रेविटेशनल फील्ड को चेक करना है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को चेक करने के लिए हमेशा हमेशा मैथ का सहारा लिया जाता है। और जब भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए हमेशा चार्ज का सहारा लिया जाता है। समझ आई बात? यानी मैं क्या कह सकता हूं, इसे क्या कहेंगे, mass is used to check the gravitational field। और यहां पे क्या आएगा जी? अब जरा इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के इर्द गिर्द वो जगह जहां तक वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर सके, या दूसरे अल्फाज में कह सकते हो, चार्ज के इर्द गिर्द वो जगह जहां तक कोई दूसरा चार्ज इस चार्ज के फील्ड को एक्सपीरियंस कर सके, फोर्स की शक्ल में महसूस कर सके उसके इफेक्ट। दैट रीजन, दैट स्पेस, दैट सराउंडिंग अराउंड द चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आई बात की? चार्ज के इर्द गिर्द वो जगह जहां तक कोई दूसरा चार्ज इस चार्ज के फील्ड को क्या कर सके, एक्सपीरियंस कर सके, फील कर सके, महसूस कर सके, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। और याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज का होता है, तो इसे चेक करने के लिए भी चार्ज का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या कहोगे? चार्ज इज यूज्ड टू चेक द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा मैस का होता है, उसे चेक करने के लिए भी मैस का सहारा लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज का होता है, इसे चेक करने के लिए भी हमेशा चार्ज का सहारा लेना पड़ेगा। और इस मकसद के लिए हम लोग क्या लिया करते हैं? अ टेस्ट चार्ज is used to study the इलेक्ट्रिक फील्ड। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है? अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। मैग्नीट्यूड इतनी कम होगी, इतनी कम होगी कि हम उसे जीरो कंसीडर तो कर सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं होगी। अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब है वो चार्ज ही नहीं। समझ आई बात की? क्लियर हो गया? यानी टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसे आप सोर्स चार्ज के फील्ड में रखेंगे ना, तो वो उसके फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास एक चार्ज था, सोर्स चार्ज, ये उसका फील्ड है, ये उसका क्या है? फील्ड। ये सोर्स चार्ज है। यहां पे मैं एक टेस्ट चार्ज रखूंगा, ये ऐसा चार्ज होगा जिसका फील्ड तो होगा, लेकिन वो फील्ड इतना वीक होगा, इतना वीक होगा कि जैसे ही टेस्ट चार्ज को यहां पे लाऊंगा, इसके फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? टेस्ट चार्ज। बिल्कुल इसी तरह भाई जमीन है ना, ये मेरे हाथ में मारकर इसका कोई ना कोई मैस तो है, मैं इसे छोड़ूंगा तो इस पे एक्ट करेगी फोर्स, ग्रेविटी नीचे की तरफ चला जाए। इसका मतलब है ये मैस तो है, लेकिन इसका फील्ड इतना वीक है कि जब मैं इसे जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड में लाऊंगा, तो जमीन का ग्रेविटेशनल फील्ड इसके वजह से डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ, अगर मैं जुपिटर को ले आता हूँ जमीन का फील्ड चेक करने के लिए, तो वो मुमकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर का फील्ड जमीन के फील्ड से बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसे यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी आपने जमीन के फील्ड को चेक करना है, तो आपको जमीन के मुकाबले में बहुत छोटा मैच रखना पड़ेगा, इतना छोटा मैच कि जो जमीन के फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। बिल्कुल इसी तरह यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसकी मैग्नीट्यूड इतनी कम होती है कि जब आप उसे सोर्स चार्ज के फील्ड में रखते हो, तो वो सोर्स चार्ज के फील्ड डिस्टर्ब नहीं करते। बड़ी बात की।
इसे क्यू नॉट कह देते हैं। अच्छा, एक टर्म यूज होती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। कोई बताएगा आप में से ये क्या होती है? व्हाट इज मेंट बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? हाँ जी, जी स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक है, हाउ मच फोर्स अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग द। अच्छा, इसके लिए प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो ये होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, या इस तरह लिखो, फोर्स ऑन यूनिट मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड। यूनिट मास पे अमल करने वाली जो फोर्स है किस में? ग्रेविटेशनल फील्ड में, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और ये बराबर होती है W/m। ग्रेविटेशन फोर्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड वेट होता है ना, और ये G के बराबर होता है। अब ये आप लोगों ने पहले नहीं सुना होगा, इस G को ही बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसे आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हो। इसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, इसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। यूनिट मास पे जितनी ज्यादा फोर्स लग रही होगी, फील्ड क्या होगा? उतना स्ट्रांग होगा, और जितनी कम फोर्स लग रही होगी, फील्ड उतना ही क्या होगा? वीक होगा। और आप देखो ना, पढ़ा था आप लोगों ने जी के बारे में, जितना जमीन के करीब रहती हो जी की वैल्यू ज्यादा होती है, जैसे जैसे बुलंदी पे जाते जाओगे जी की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। करीब रहोगे, यूनिट मास पे लगने वाली फोर्स ज्यादा होगी, फील्ड स्ट्रांग होगा। दूर जाते जाओगे, यूनिट मास पे लगने वाली फोर्स क्या होती जाएगी? कम। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता जाएगा? उतना वीक होता जाएगा। इसी तरह इसी पैरामीटर में मैं लेके चलूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? अब चूंकि ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस किया तो मैंने क्या लिखा? फोर्स ऑन यूनिट मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड। लेकिन जब मैं डिस्कस करूंगा किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो क्या कहूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है जी। अब देखो, कंपैरिजन होगी, मेरे ख्याल डेफिनेशन क्लियर होगी आपको। फिर मैंने इन दोनों का कंपैरिजन किया, चीजें क्लियर होगी। क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। न्यूटन कूलम, क्या यूनिट होगा इसका? न्यूटन पर कूलम। और अगर आप लोग गौर करो, ये दोनों चार्जेस हैं, ये दोनों क्या है? चार्जेस। इनके दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो है ना, इनके सेंटर्स के दरमियान। तो फोर्स भी होगी, वो फोर्स क्या आएगी? के क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप।
तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा? वन ओवर क्यू नॉट के क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप। क्यू नॉट इससे कैंसल, के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप। समझ आ गई बात की? इसका मतलब है ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसे फिर मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप। जैसे जैसे टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज से दूर होता जाएगा, फासला बढ़ता जाएगा। इसी तरह बताया था ना, जैसे जैसे जमीन के फील्ड जमीन से दूर होते जाओगे, फासला बढ़ता जाएगा, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होती है कम। इसी तरह जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाओगे, फासला क्या होता जाएगा, ज्यादा। और फासला ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने का मतलब यूनिट चार्ज पे अमल करने वाली फोर्स वीक होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है जी। अब एक एमसीक्यू लिखवा रहा हूं, जरा उसे देखिएगा गौर से। ये वाला पोर्शन साफ कर रहा हूँ, ये जो मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड का लिखा है, इसकी तस्वीर मैंने बना ली है और ये आप लोगों को मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा और वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा। अब यहाँ पे एमसीक्यू लिख रहा हूँ मैं। एमसीक्यू, a charge q has electric field strength E at a distance of r. At what distance? At what distance the same? At what distance the charge q, 2q, has same value of electric field strength? कहते हैं जी, एक चार्ज क्यू है, किसी डिस्टेंस पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई है किसी डिस्टेंस आर पे। कहता है अगर कोई चार्ज क्यू 2q हो तो बताएं कितने डिस्टेंस पे वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होगा। ऑप्शन ए 2r, ऑप्शन बी √2r, ऑप्शन सी r/2, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हाँ जी, अब इसका सोल्यूशन देखिएगा जरा। गुड, ठीक है।
देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का क्या होना है, सेम। इसका मतलब है ई डैश और ई दोनों बराबर होंगे सेम। ये क्या आ जाएगा, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, और ये कितना होगा, के 2q ओवर आर डैश स्क्वायर। अब ये देखो के क्यू से कैंसिल, ये आर डैश स्क्वायर इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा 2r स्क्वायर। तो आर डैश किसके बराबर आ जाएगा, √2r स्क्वायर। √2 अलग होगा, आर अलग। इसका मतलब है इतने डिस्टेंस पे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी अगर चार्ज को डबल भी कर लोगे। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात की? क्लियर है? एक और एमसीक्यू देखिएगा जी। एमसीक्यू में उसने ये कहा हुआ है कि अगर कोई चार्ज Q है, किसी डिस्टेंस r पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो बताएं अगर चार्ज 2Q हो, कितने डिस्टेंस पे रखा जाए उसे, कितने डिस्टेंस पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल उतना ही होगा जितना पहले था। तो दोनों की फील्ड को बराबर लिखा, सिंप्लीफाई किया तो ये आर डैश की वैल्यू आ गई। एक और एमसीक्यू देखिएगा जी जरा। इफ ये चार्ज है Q1 इक्वल्स टू 5 कूलम, Q2 इक्वल्स टू 3 कूलम, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। विच वन इज करेक्ट एट r इक्वल्स टू 4 मीटर। बताएं 4 मीटर पे कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। ऑप्शन ए E1 इक्वल्स टू E2, ऑप्शन बी E1 ग्रेटर देन E2, ऑप्शन सी E1 लेस देन E2, ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। हाँ जी, क्या आएगा, बी आया, ए आया, सी E1 ग्रेटर देन E2। अच्छा, और एनीवन? और जी जरा देखिएगा, अब इसका सोल्यूशन देखिएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का रिलेशन क्या है, E इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। भाई के तो पहले कांस्टेंट है और डिस्टेंस भी कितना रखा आपने, 4 मीटर, वो भी सेम है। इसका मतलब है E इज प्रोपोर्शनल टू Q।
जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका फील्ड ज्यादा होगा, जिसका चार्ज कम होगा उसका फील्ड कम होगा, यानी Q1 E1 जो है वो ज्यादा होगा E2 से। किस डिस्टेंस पे? R इक्वल्स टू 4 मीटर। इज इट क्लियर? हाँ, अगर यही फार्मूला ऐसा होता, इन्हीं दो के दरमियान ये होता और ऑप्शंस होती फोर्सेस की फॉर्म में, तो फिर फोर्सेस की फॉर्म में होता तो फिर क्या होना था जी? अगर यही फोर्सेस ई की बजाय एफ पूछा होता, F1 इक्वल टू F2, F1 ग्रेटर देन F2, F1 लेस देन F2, फिर क्या होना था? फिर आप लोगों ने कल पढ़ा था कि म्यूचुअल फोर्स होती है, और म्यूचुअल फोर्स के केस में क्या होता है? सेम आया करती है, फोर्सेस की वैल्यू सेम हुआ करती है। इज इट क्लियर जी? तो ये आज का टॉपिक था आपका इलेक्ट्रिक फोर्स के हवाले से, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया। कल हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कशन, फिर हमारा बहुत अहम टॉपिक होगा जीरो फील्ड लोकेशन के हवाले से, कल उसे लेके चलेंगे हम लोग। अच्छी तरह पढ़ो इसे, जैसे ही यूनिट कंप्लीट होगा फिर आपका टेस्ट होगा और फिर आपको एक असाइनमेंट भी दे दी जाएगी। समझ आई बात की? उसके मुताबिक लेके चलेंगे, फिर आप लोगों को अच्छी तरह पढ़ो। अभी चूंकि बेस है, स्टार्ट है, मैं इस चक्कर में हूँ कि क्लास स्टेबल हो जाए, क्लास बन जाए, ताकि फिर काम को प्रोसीड किया जाएगा। जी जी बोले, सुन रहा हूँ। जी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम ही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही के दो नाम है। ठीक है जी, पढ़िएगा इसे और अपना फीडबैक लाजमी दिया करो, ताकि अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसे जो है वो रिजॉल्व करके काम को बेहतर अंदाज से लेके चल सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही काम है। ख्याल रखिएगा अपना, अच्छी तरह पढ़ो। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डिस्कशन है, तो वो जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको कोई एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा तो आप वॉइस मैसेज कर दो और मैं उसका आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड कर दिया करूँगा। ठीक है जी, चलिए अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।